मध्य प्रदेश के किसानों के बीच पीएम मोदी विपक्ष पर आज खूब बरसे। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, किसानों के लिए जो लोग झूठे आंसू बहा रहे हैं, कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ। पीएम ने कहा कि जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, आज वो किसानों को डरा रहे हैं, उनकी जमीन चली जाएगी। कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। किसानों के बीच विपक्ष पर पीएम मोदी ने वार करते हुए कहा कि जितना ये वादा करते हैं उतना कभी कर्ज माफ नहीं करते थे। इसका फायदा कांग्रेस के करीबियों और रिश्तेदारों को मिलता था। कांग्रेस सिर्फ बड़े किसानों का कर्ज माफ करती थी और समझती थी कि अपना काम पूरा हो गया। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। पीएम मोदी बोले, हमने किसानों को 1.5 गुना एमएसपी दिया। कांग्रेस द्वारा की गई कर्ज माफी सबसे बड़ा धोखा है। एमपी में भी चुनाव के वक्त 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कही, लेकिन नहीं किया। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन छोटे किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पीएम मोदी ने कहा, मैं किसानों का भला चाहता हूं, विपक्ष किसानों को भ्रमित करना छोड़ दे। ये कानून लागू हुए 6 महीने से अधिक वक्त हो गया, लेकिन अचानक विपक्ष ऐसे मुद्दे को उठा रहा है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। गृहमंत्री के दौरे से बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे गृहमंत्री अमित शाह आज 11:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे और गृहमंत्री शाह ने बंगाल पहुंचते ही एक्शन में वो रहेंगे। शाह ने राज्य के 7 प्रभारियों की बैठक बुलाई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले के बाद गृहमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक पहले टीएमसी में एक के बाद एक इस्तीफा जारी है। शुभेंदु अधिकारी, दीप्तांशु चौधरी, जितेंद्र तिवारी के बाद शीलभद्र दत्त ने इस्तीफा दिया। शीलभद्र दत्त बैरकपुर सीट से टीएमसी के विधायक हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान कुछ और टीएमसी नेताओं का इस्तीफा हो सकता है। माना जा रहा है कि शाह की रैली के दौरान टीएमसी के बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी में बढ़ते बागियों को देखते हुए दीदी की परेशानी बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की आपात बैठक बुलाई। पार्टी में बड़े से लेकर छोटे नेताओं के बागी तेवर ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि बागियों पर सख्त तेवर अपनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि किसी के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ी। कोरोना का हवाला देकर बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली आने से इनकार किया। गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को एक बार फिर नोटिस भेजा। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो सकती है। बंगाल के 3 आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर भी केंद्र और ममता बनर्जी ने के बीच ठनी। आईपीएस के ट्रांसफर को सीएम ममता बनर्जी ने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को कंट्रोल करने की इस कोशिश को मंजूर नहीं करेंगे। नड्डा सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र ने गुरुवार को 3 आईपीएस का ट्रांसफर किया था।
दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। 2457 करोड़ रुपए के एमसीडी किराए माफी मामले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की। बड़े बैनर्स और हाथ में प्ले कार्ड लेकर आप विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट को मिल सकती है मुख्यमंत्री पद की कमान। सचिन के सीएम बनने की चर्चा तेज है। गहलोत समर्थक बड़े नेता पायलट के साथ तस्वीर खिंचवाने में जुटे। कांग्रेस अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाने की तैयारी अब कर रही है। विशेष विमान से शाम 5 बजे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली आएंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अहमद पटेल के निधन के बाद अशोक गहलोत को एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। सोनिया गांधी ने कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के जरिए देश की जनता से बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके सुझाव मांगा है और पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि अगला साल कैसा जाएगा। 2021 में आप सबसे अधिक क्या देखते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 29 नवंबर को मन की बात की थी। हाथरस कांड में सीबीआई ने जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया। सीबीआई ने पीड़िता के बयान के मुताबिक चार्जशीट में गैंगरेप के बाद हत्या की बात कही है। मौत से पहले 22 सितंबर को पीड़िता ने अपना आखिरी बयान दिया था। सीबीआई ने कोर्ट पर ही निर्णय छोड़ दिया है। 14 सितंबर को हाथरस में पीड़िता अपने गांव में ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी। बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। लड़की की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। लोकल पुलिस ने भी सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई थी। लव जिहाद अध्यादेश पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार से 4 जनवरी तक जवाब मांगा है। लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ 4 अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गई हैं। इन अर्जियों में सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया गया है। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद डॉक्टर कफील खान 2 सितंबर को मथुरा जेल से रिहा हो गए थे। हाईकोर्ट ने कफील खान पर लगाए एनएसए को अवैध करार दिया था। कफील खान की रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में कफील खान को निलंबित किया गया था। बाद में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भड़काऊ बयान देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में सर्दी ने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर ने 10 साल बाद तापमान सबसे कम देखने को मिला है और कल रात दिल्ली एनसीआर में दर्ज न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री था। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी से दिल्ली और आसपास के इलाकों का तापमान 3 डिग्री तक लुढ़क गया। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग को चेतावनी दी गई है कि ठंड की अभी बस शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में ठंड और कपाएगी। राजस्थान में पारा लगातार लुढ़क रहा है। माउंट आबू में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। ऊंचे पहाड़ों पर ओस जमी। राजस्थान में कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने 10 जिलों में 21 दिसंबर तक शीतलहर की चेतावनी दी है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 0 से और नीचे चला गया। बर्फबारी की वजह से सड़कें जमी हुई हैं। स्थानीय लोगों की ठंड की वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊपरी इलाके में पूरी तरीके से बर्फबारी हुई है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हिमाचल के मनाली, डलहौजी, केलांग और कल्पा में तापमान 0 से नीचे चला गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। वैक्सीन के वितरण को लेकर दिल्ली समेत तमाम राज्यों में अलग अलग तैयारियां की गई हैं। कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर समेत दूसरे राजधानी का साधनों का इंतजाम किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। 5 महीने बाद दूसरी बार 23,000 से कम मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 22,890 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 338 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। 24 घंटे में 31,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 95,20,000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 99,79,000
हजार हो गए हैं। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 3,13,000 हो गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमी। संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग ने दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक दिन में दिल्ली ने 90,000 लोगों के टेस्ट किए और पिछले 24 घंटे में 1,363 कोरोना के मरीज सामने आए। वहीं 35 लोगों की मौत हुई। कोरोना से सबसे ज्यादा त्रस्त महाराष्ट्र में वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू की गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक केंद्र की हरी झंडी मिलते ही जनवरी से लगने लगेगी वैक्सीन और महाराष्ट्र में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कुल 18,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। महाराष्ट्र में कोल्ड चेन भी तैयार कर ली गई है। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले। कोरोना के कारण मार्च से बंद थे ये स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल नियमित रूप से खोले गए हैं और स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता का सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। अंधेरी में मर्सिडीज ने 19 साल के डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। हादसे में डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के करीब हुआ। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। यूपी के प्रयागराज में शादी से पहले छत से गिरने से एक लड़की बुरी तरीके से घायल हो गई। फिर दूल्हे ने जो किया वो एक मिसाल बन गई। बुरी तरह से घायल हुई दुल्हन से दूल्हे ने रिश्ता ना तोड़ते हुए दूल्हे ने अपनी पत्नी को उसके घर बुलाकर स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालत में शादी की और सभी रस्में अदा की। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने एक महिला को दिन दहाड़े तमंचे के दम पर अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले अगवा हुई महिला की शादी हुई थी। घटना उस वक्त हुई जब बाइक पर सवार होकर महिला अपने पति के साथ मायके जा रही थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एरोड्रम इलाके में एक जवान और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। जवान और उसकी पत्नी की लाश घर में खून से लथपथ मिली। हत्या के बाद से 16 साल की नाबालिग बेटी घर से गायब है। फिलहाल पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली कुछ महिलाएं ट्रैवल एजेंट के झांसे में आकर दुबई में फंसी हुई हैं। भारत लौटने के लिए पीड़ित परिवारों ने सरकार से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने के नाम पर झांसा देकर ट्रैवल एजेंट ने महिलाओं को दुबई भेजा, लेकिन उन्हें वहां काम न मिलने पर दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट गंवाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया पहली पारी में 244 रनों पर ढेर हो गई। दिल्ली घराने के संगीतकार उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। उस्ताद इकबाल अहमद खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के तमाम शैलियों में निपुण थे। ठुमरी से लेकर दादरा, भजन और गजलों में उस्ताद का दिल्ली घराने में एक अलग ही मुकाम था। उनके निधन पर मशहूर गायक और संगीतकार विशाल ददलानी ने शोक जताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।